एक ऐसा लड़का जो केवल 9 साल की उम्र में पैसे की कमी की वजह से स्कूल छोड़ देता है और अपने परिवार की मदद के लिए एक छोटी सी बाइसिकल शॉप में काम करना शुरू करता है। जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, उसी उम्र में ये लड़का मैकेनिकल स्किल सीख रहा था। हम बात कर रहे हैं पैनासोनिक के फाउंडर कोनोसुके मात्सुशिता की। कैसे एक किसान के बेटे ने $21 बिलियन का पैनासोनिक एम्पायर खड़ा कर दिया। ये कहानी केवल उनके सपनों की नहीं, उनकी मेहनत और डिटर्मिनेशन की भी है। देखो, आज आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर लो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए। आज अगर हम पैनासोनिक का नाम सुनते हैं तो दिमाग में कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं। चाहे वो पैनासोनिक टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, मोबाइल या फिर उसके हाई क्वालिटी होम अप्लायंसेस, जो इंडिया में एक ट्रस्टेड चॉइस बन चुकी है। जिस उम्र में आप और हम सब केवल खाने और खेलने से मतलब रखते हैं, आखिर कैसे 9 साल का एक बच्चा कोनोसुके मात्सुशिता ने आज एक ब्रांड पैनासोनिक को बनाया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कोनोसुके का जन्म 7 नवंबर 1994 को जापान के वकामाया प्रीफेक्चर के इकडे विलेज में हुआ था। ये एक छोटा सा गांव था जहां के लोगों का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर था। मात्सुशिता का परिवार भी एक आम किसान परिवार था जो कि ज्यादा अमीर नहीं थी। इस गांव में उन्होंने अपना बचपन शुरू किया, पर मात्सुशिता की जिंदगी बचपन से ही मुश्किलों से भरी हुई थी। जब वो केवल 9 साल के थे तभी उसके फैमिली को एक फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। ये वो समय था जब उसके परिवार का बिजनेस कोलैप्स हो गया और उन्हें अपने घर और जमीन को बेचनी पड़ गई। मात्सुशिता अपने परिवार के सबसे छोटे बच्चे थे। उनके 2 भाई और एक बहन भी थी। उनके भाई की हेल्थ बहुत वीक रहती थी, जिसके कारण वे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाए और फिर उनकी बहन भी बीमार पड़ गई। इसके बाद उनके परिवार के ऊपर और भी ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गया। उस टाइम पे मात्सुशिता के पिता एक एग्रीकल्चर लोन के रीपेमेंट के लिए काम करने लगे, जिसके वजह से उनके घर में बेसिक चीजें भी अफोर्ड करनी मुश्किल हो गई थी। इसलिए मात्सुशिता को केवल 9 साल की उम्र में स्कूल छोड़कर अपनी फैमिली की हेल्प के लिए छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ी। जब वो केवल 9 साल के थे तो मात्सुशिता को एक बाइसिकल शॉप में नौकरी मिल गई। ये उनकी पहली जॉब थी। बाइसिकल शॉप में काम करते हुए उन्होंने मैकेनिकल टूल्स को समझना और मशीनरीज काम को करना सीखा। ये चीजें उनके अंदर टेक्निकल स्किल्स को डेवलप कर रही थी, जिससे फ्यूचर में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड में नए इनोवेशन किए। उसके बाद जब मात्सुशिता 15 साल के हुए तो उन्होंने ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी ज्वाइन किया। ये कंपनी जापान में लाइटनिंग इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की मैन्युफैक्चरिंग करती थी। ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी में काम करते हुए उन्होंने केवल बेसिक टेक्नीशियन का काम नहीं किया, बल्कि काफी टाइम तक डिफरेंट रोल्स में काम करके इन डेप्थ नॉलेज हासिल की। मात्सुशिता ने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और वायरिंग सिस्टम को डीपली समझा। उन्होंने लाइटनिंग और सॉकेट की फंक्शनैलिटी पर फोकस किया और इस प्रोसेस में काफी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस इकट्ठा किया। उनके पास एजुकेशन का कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था, पर उनकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग और सीखने की चाहत ने उन्हें और भी ज्यादा होशियार बना दिया। मात्सुशिता ने अपनी नौकरी के साथ साथ इनोवेशन के बारे में सोचना शुरू किया। उस समय उन्होंने देखा कि ओसाका इलेक्ट्रिक में कुछ इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स और प्लग्स में सेफ्टी इश्यूज थे जो कंज्यूमर के लिए डेंजरस हो सकते थे। मात्सुशिता ने अपने स्पेयर टाइम में इनको इम्प्रूव करने का सोचा और एक नई और सेफ प्लग डिजाइन पर काम करना शुरू किया। ये आइडिया काफी यूनिक थी और उस समय के लिए एडवांस भी, लेकिन उनके सीनियर उन्हें समझ नहीं पा रहे थे। उस टाइम कंपनी में इस इनोवेशन को लेकर कोई भी रेडी नहीं था। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे। उन्होंने अपने सीनियर्स और सुपरवाइजर्स के मना करने के बावजूद एक ऐसा सॉकेट का प्रोटोटाइप डिजाइन किया जो ज्यादा सेफ और रिलायबल था। ये उनका पहला इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट था जिसे उन्होंने अपने घर के एक छोटे से रूम में बनाया। ये इनोवेशन का ही एक रिजल्ट है जो आज हम पैनासोनिक को दुनिया के मोस्ट रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक्स के तौर पे जानते हैं। मात्सुशिता के पास कम पैसे थे, लेकिन उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल होगा। अपनी वाइफ और कुछ क्लोज फ्रेंड के सपोर्ट से उन्होंने 1970 में मात्सुशिता इलेक्ट्रॉनिक्स हाउसवेयर मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स के नाम से ये कंपनी उन्होंने अपने घर के एक छोटे से कमरे में स्टैब्लिश की। उनके पास ना तो कोई सोफिस्टिकेटेड मशीन थी और ना ही बहुत सारी रिसोर्सेज, पर उन्होंने अपने फ्रेंड्स और वाइफ के साथ मिलकर हैंडमेड सॉकेट्स और प्लग बनाने शुरू किए। 1918 में मात्सुशिता ने अपने नए सॉकेट डिजाइन को लॉन्च किया, लेकिन मार्केट में इस प्रोडक्ट को उतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया गया। लोग नए डिजाइन और नए टेक्नोलॉजी से हेजिटेट हो रहे थे। उनका पहला प्रोडक्ट एक डबल क्लस्टर सॉकेट था जो काफी एडवांस और इनोवेटिव था। मात्सुशिता और उनके टीम ने ये समझने की कोशिश की कि कस्टमर्स को कैसे अपील किया जाए। उन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को हाईलाइट करते हुए लो प्राइस में मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। ये वो टाइम था जब लोग कुछ नए और सेफ चीज देखने के लिए रेडी थे, लेकिन उनमें एजुकेशन और अवेयरनेस कम थी। इस इनिशियल
इनिशियल स्ट्रगल से मात्सुशिता ने एक इम्पोर्टेंट लेसन सीखा कि कस्टमर्स के प्रेफरेंस और उसकी नीड्स को समझना कितना जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर फोकस किया और लोगों को एजुकेट करना शुरू किया कि उनका सॉकेट क्यों बेटर और सेफर है। धीरे धीरे ये प्रोडक्ट कस्टमर्स में पॉपुलर होने लगा और मात्सुशिता का पहला इनोवेशन सक्सेसफुल हो गया। ये वो मोमेंट था जहाँ से उनकी कंपनी को एक नई पहचान मिलनी शुरू हुई। ये तो था मात्सुशिता का शुरुआती सफर और उनके पहले प्रोडक्ट की सक्सेस। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मात्सुशिता को एक ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जो उनके विजन को तोड़ भी सकता था। आखिर ये चैलेंज क्या था? बस आप एंड तक बने रहिए। मात्सुशिता की जर्नी शुरुआत से ही चैलेंजेस से भरी हुई थी। फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड थे और एक नई कंपनी को संभालना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने देखा कि जापान के घरों में सिंगल इलेक्ट्रिक सॉकेट की वजह से इनकन्वीनियंस हो रहा है, तो उन्होंने मल्टी सॉकेट अटैचमेंट बनाए। ये उनका पहला यूजर सेंट्रिक इनोवेशन था। कंपनी को सस्टेन रखने के लिए उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के साथ शेयर्ड विजन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसे सबको कंपनी के ग्रोथ में अपना हिस्सा दिखने लगा। फिर मात्सुशिता ने डाइवर्सिफाई करने का फैसला किया और इलेक्ट्रिक आयरन और पोर्टेबल हीटर जैसे नए प्रोडक्ट पे काम करना शुरू किया, ताकि कंपनी केवल एक प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट ना रहे। अपने नए प्रोडक्ट के लिए कस्टमर फीडबैक का यूज करते हुए उन्होंने प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव किया। उस समय उनका और एक मेजर इनोवेशन आया, बैटरी पावर्ड लाइट, जो लोगों के लिए इमरजेंसी के टाइम में काम आती थी। जब जापान में पावर कट एजेस कॉमन थे, ये प्रोडक्ट उनका बेस्ट सेलर बन गया और उनके कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच को और भी मजबूत बनाया। कंपनी को ग्रो करने के साथ लॉजिस्टिक प्रोडक्शन स्ट्रीमलाइन करना जरूरी था, तो उन्होंने एफिशिएंट सप्लाई चेन और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन मेथड अपनाए। ये स्टेप उनके स्ट्रगल को कम करते गए और आगे चलकर पैनासोनिक की सक्सेस के फाउंडेशन बनाए। 1950s में जापान के लोकल मार्केट में इंटेंस कंपटीशन बढ़ने लगा था और मात्सुशिता ने रियलाइज किया कि ग्लोबल एक्सपेंशन उनके लिए कितना जरूरी हो गया है। पैनासोनिक ने यूनाइटेड स्टेट और यूरोप से अपने एक्सपेंशन की शुरुआत की, जहां इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की डिमांड हाई थी। लेकिन इन मार्केट में एंट्री इतनी आसान भी नहीं थी, क्योंकि वहां एस्टैब्लिश ब्रांड ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे थे। पैनासोनिक ने यहाँ अपना क्वालिटी फर्स्ट अप्रोच अपनाया और अपने प्रोडक्ट को रिलायबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के साथ मार्केट में लॉन्च किया, जो कस्टमर्स के लिए एक यूनिक ऑफरिंग थी। धीरे धीरे उन्होंने टेलीविजन, रेडियोस और किचन अप्लायंसेस को अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनाए और हर मार्केट की स्पेसिफिक नीड को एड्रेस करते हुए यूनिक फीचर्स ऐड किए। जैसे अमेरिका में एडवांस साउंड और पिक्चर क्वालिटी के साथ टीवीज लॉन्च किए, जो क्विकली पॉपुलर हो गए। 1960s और 70s में इलेक्ट्रॉनिक डिमांड बूम होने लगे और पैनासोनिक ने इस ग्रोथ का फायदा उठाया बाय एक्सपेंडिंग इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी और स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेसेस। ऐसे और लैटिन अमेरिका जैसे नए मार्केट में लो कॉस्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए, जो अफोर्डेबल और डिमांड के मुताबिक थे। इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे ओलंपिक और फार्मूला 1 में स्पॉन्सरशिप के जरिए पैनासोनिक अपने ब्रांड को ग्लोबल लेवल तक शोकेस कर रहा था, जो उनके ब्रांड रिकॉग्निशन को और भी ज्यादा मजबूत बना रहा था। 1980s तक पैनासोनिक एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक जायंट बन चुका था, जिसका नाम रिलायबल और प्रीमियम क्वालिटी का सिंबल बन गया था। आज पैनासोनिक के ये एफर्ट्स उसे दुनिया भर में एक रिस्पेक्टेड ब्रांड बनाते हैं। ये थी पैनासोनिक की कहानी, एक छोटे सपने से ग्लोबल ब्रांड तक का सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट में बताइए अगला ब्रांड कौन सा होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।